नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अग्रिम एकेडमी ऑफिशियल के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और दोस्तों, हम लोग बातचीत कर रहे हैं मध्यकालीन भारत नोट्स सीरीज पर। और मध्यकालीन भारत नोट्स सीरीज का दोस्तों ये हमारा तीसरा अध्याय है। और इससे पहले दोस्तों हम लोगों ने 2 अध्याय ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। तो यदि आप लोगों ने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर उन्हें ज़रूर देखें, ताकि समग्रतापूर्वक आपको एक सीरीज के रूप में सभी बातें समझ में आए। तो चलिए दोस्तों, आरंभ करते हैं आज के इस अध्याय 3 की, जिसमें हम लोग बातचीत करेंगे महमूद गजनवी एक विश्लेषण। महमूद गजनवी पर पूरा एनालिसिस करेंगे कि कैसे वह जो है तो भारत में आया और किस तरह से उसने कई बार भारत पर आक्रमण किया, कहाँ का वो था। ये सभी बातें हम लोग इस पूरे टॉपिक में करने वाले हैं। तो दोस्तों, यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, आरंभ करते हैं आज के इस सेशन की। तो अध्याय 3, महमूद गजनवी एक विश्लेषण। तो तुर्क क्या थे? अब्बासी साम्राज्य। तुर्क अब्बासी साम्राज्य में 9वीं शताब्दी में महलों के पहरेदारों एवं किराए के सैनिक के रूप में पहुंचे थे। तो तुर्क क्या था? 9वीं शताब्दी में महलों के पहरेदार, महलों जो राजा महाराजाओं के क्या होते थे, महल होते थे, उनके पहरेदारों और किराए के सैनिकों के रूप में पहुंचे थे। लेकिन शीघ्र ही वहाँ किंग मेकर की भूमिका में आ गए। लेकिन शीघ्र ही वो क्या हुए? किंग मेकर की भूमिका में आ गए। और भारत में तुर्कों का आक्रमण 2 चरणों में संपन्न हुआ। और भारत में यदि देखा जाए कि तुर्कों का आक्रमण, तो ये भारत में जो तुर्कों का आक्रमण है ये 2 चरणों में संपन्न हुआ। प्रथम चरण का नेता महमूद गजनवी, तो दूसरे का मोहम्मद गोरी था। तो प्रथम चरण का जो क्या था, नेतृत्वकर्ता था, वो महमूद गजनवी था। और दूसरे चरण का जो नेता था वो मोहम्मद गौरी था। तो आज हम लोग प्रथम चरण के नेता महमूद गजनवी आज हम लोग दोस्तों प्रथम चरण के नेता महमूद गजनवी पर बातचीत करेंगे। तो महमूद गजनवी ये क्या था? यामिनी वंश का था। महमूद गजनवी वंश या यामिनी वंश से था। इसने उपाधि धारण की थी यमीन उद दौला की। तो महमूद गजनवी की उपाधि कौन सी थी? तो यमीन उद दौला की उपाधि इसने धारण की थी। गजनी राज्य का संस्थापक कौन था? तो अलप्तगीन था। अलप्तगीन सामानियों का एक तुर्क दास अधिकारी था। और अलप्तगीन क्या था? सामानियों का एक तुर्क दास अधिकारी था। तो याद रखेंगे, महमूद गजनवी वंश को ही यामिनी वंश कहा जाता था। और गजनी राज्य का संस्थापक अलप्तगीन था। और जो महमूद गजनवी था उसकी उपाधि क्या थी? यमीनु दौला थी। अलप्तगीन सामानियों का एक तुर्क दास अधिकारी था। और जो अलप्तगीन था ये सामानियों का एक तुर्क दास अधिकारी था। तो अरबों के बाद तुर्कों ने, तो जैसे क्या हुआ, अरब भारत में आए थे, उसके बाद तुर्कों ने भारत पर आक्रमण किया। तो अरबों के बाद किनका भारत पर आक्रमण हुआ? तो याद रखेंगे, अरबों के बाद भारत पर तुर्कों का आक्रमण हुआ। अरबों के बाद भारत पर तुर्कों का आक्रमण हुआ। तो अरबों के बाद तुर्कों ने भारत पर आक्रमण किया। तुर्क चीन के उत्तरी पश्चिमी सीमाओं पर निवास करने वाली एक असभ्य एवं बर्बर जाति थी। तो अरब क्या थे? अरबों के बाद तुर्क आए। तो तुर्क कहाँ के थे? तो तुर्क चीन की उत्तरी पश्चिमी सीमा। तुर्क कौन थे? चीन की उत्तरी पश्चिमी सीमा। तुर्क क्या थे? चीन की उत्तरी पश्चिमी सीमा पर निवास करने वाली एक असभ्य एवं बर्बर जनजाति थी। अलप्तगीन नामक एक तुर्क सरदार ने गजनी में स्वतंत्र तुर्क राज्य की स्थापना की। तो अलप्तगीन नामक एक तुर्क सरदार ने क्या किया था? गजनी में स्वतंत्र तुर्क राज्य की स्थापना की थी।
अलब्तगीन के गुलाम तथा दामाद सुबुक्तगीन ने 977 ईस्वी में गजनी पर अपना अधिकार कर लिया। तो अलब्तगीन का जो दामाद था उसका क्या नाम था? सुबुक्तगीन नाम था, और उसी ने क्या किया था? 977 ईस्वी में गजनी पर अधिकार कर लिया। तो अलब्तगीन का दामाद सुबुक्तगीन, अलब्तगीन के गुलाम तथा दामाद सुबुक्तगीन ने 977 ईस्वी में गजनी पर अपना अधिकार कर लिया। महमूद गजनी सुबुक्तगीन का पुत्र था। तो जो महमूद गजनी था, महमूद गजनी या महमूद गजनवी जो था वो सुबुक्तगीन का पुत्र था। किसका पुत्र था? सुबुक्तगीन का पुत्र था। और अपने पिता के काल में महमूद गजनी खुरासान का शासक था। तो जब उसका पिता का टाइम चल रहा था उस समय पर महमूद गजनवी खुरासान का शासक हुआ करता था। कहाँ का शासक था? खुरासान का शासक था। सुबुक्तगीन के मृत्यु के बाद उसका पुत्र एवं उत्तराधिकारी महमूद गजनवी गजनी की गद्दी पर 998 ईस्वी में बैठा। तो सुबुक्तगीन की मृत्यु के बाद उसका पुत्र एवं उत्तराधिकारी महमूद गजनवी गजनी की गद्दी पर 998 ईस्वी में बैठा, और इसी समय महमूद गजनवी 27 वर्ष का था। और इस टाइम पर जो महमूद गजनवी था वो कितने वर्ष का था? तो 27 वर्ष का था। तो सुबुक्तगीन की मृत्यु के बाद उसका पुत्र एवं उत्तराधिकारी महमूद गजनवी गद्दी पर बैठा। और कब बैठा? तो 998 ईस्वी में बैठा। इसी समय महमूद गजनवी 27 वर्ष का था, और इस टाइम पर उसकी उम्र कितनी थी? तो 27 वर्ष का था, और उसकी राजधानी क्या थी? गजनी थी। तो सुबुक्तगीन की जब मृत्यु हो गई तो उसके बाद उसका पुत्र एवं उत्तराधिकारी महमूद गजनवी गजनी की गद्दी पर बैठा, जो कि पहले खुरासान का शासक था। तो वो गजनी की गद्दी पर बैठता है, और कब बैठता है? तो 998 ईस्वी में बैठता है, और इस समय उसकी आयु जो थी वो 27 साल की थी, और उसने राजधानी जो बनाई वो उसकी राजधानी गजनी थी। आगे देख लेते हैं दोस्तों, महमूद गजनी। अलब्तगीन क्या था? यहाँ पे थोड़ा सा टाइमलाइन के रूप में दिया गया है, फैक्ट तो थोड़ा सा देख लेते हैं। अलब्तगीन क्या था? गजनी का संस्थापक था। गजनी साम्राज्य का संस्थापक अलब्तगीन था। अलब्तगीन का बेटा कौन हुआ? सुबुक्तगीन हुआ। सुबुक्तगीन का गुलाम और दामाद कौन था? महमूद गजनी था। तो ये क्या था? अलब्तगीन का गुलाम एवं दामाद था। तो सुबुक्तगीन कौन था? याद रखेंगे, अलब्तगीन ने गजनी साम्राज्य की स्थापना की। अलब्तगीन ने क्या किया? गजनी साम्राज्य की स्थापना की। सुबुक्तगीन क्या था? सुबुक्तगीन अलब्तगीन का गुलाम और दामाद था। तो सुबुक्तगीन कौन था? अलब्तगीन का गुलाम व दामाद था। और सुबुक्तगीन का जो पुत्र था वह कौन था? तो वो महमूद गजनी था। तो महमूद गजनवी कौन था? सुबुक्तगीन का पुत्र था, जो कि अलब्तगीन का गुलाम और दामाद था। याद रखेंगे, अलब्तगीन संस्थापक गजनी साम्राज्य का, और सुबुक्तगीन क्या था? अलब्तगीन का गुलाम व दामाद था। तो सुबुक्तगीन कौन था? अलब्तगीन का गुलाम व दामाद था। महमूद गजनी सुबुक्तगीन का पुत्र था, जो कि अलब्तगीन का गुलाम और दामाद था। अब महमूद गजनवी पिता के काल में खुरासान का शासक था। 27 वर्ष की अवस्था में 998 ईस्वी में गजनी की गद्दी पर बैठा। बगदाद के खलीफा अल आदिर बिल्लाह द्वारा यामुनुद्दौला या यमीन उल मिल्लाह की उपाधि इसको मिली। 17 बार भारत पर आक्रमण किया। प्रथम आक्रमण 1001 ईस्वी में राजा जयपाल के विरुद्ध किया, और 1008 ईस्वी में नगरकोट के विरुद्ध इसका आक्रमण था। 1030 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। और इसके टाइम पीरियड में जो विद्वान थे तो वो कौन थे? तो वो अलबरूनी था, फिरदौसी था, उतवी था और फारूकी था। तो गजनी के टाइम में जो विद्वान थे तो उनमें अलबरूनी, फिरदौसी, उतवी और फारूकी थे। तो याद रखेंगे, विद्वानों का नाम अलबरूनी, फिरदौसी, उतवी और फारूकी, ये क्या थे? महमूद गजनवी के टाइम पीरियड पर विद्वान थे। आक्रमण के कारण क्या हुए? आक्रमण के कारण क्या थे? महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण का क्या कारण था? तो पहला कारण यहाँ पे है धर्म का प्रचार। धर्म का प्रचार। महमूद गजनवी के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य हिंद की दौलत प्राप्त करना था, ताकि मध्य एशिया में साम्राज्यवाद का दौर चला सके। तो महमूद गजनवी के आक्रमण का जो मुख्य उद्देश्य था वो हिंद की दौलत प्राप्त करना था। जो हिंद क्षेत्र था, है ना, उसकी दौलत को प्राप्त करना उसका क्या था? उद्देश्य था,
ताकि मध्य एशिया में साम्राज्यवाद का दौर चला सके, ताकि वह मध्य एशिया में अपने साम्राज्यवाद का दौर चला सके। उसके आक्रमणों का उद्देश्य भारत में अस्थायी मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करना नहीं था। तो उसका जो आक्रमण का उद्देश्य था वो भारत में अस्थायी मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करना नहीं था, मतलब कि वह भारत में अस्थायी रूप से मुस्लिम साम्राज्य स्थापित नहीं करना चाहता था। इतिहासकार हैवेल का कहना है कि वह बगदाद को भी वैसे ही निर्दयतापूर्वक लूटता जैसे सोमनाथ मंदिर को लूटा, यदि उसे वहां से इतना धन मिलने की आशा होती। तो इतिहासकार हैवेल बताते हैं, कहते हैं कि वह अपनी जो इराक वाला बगदाद वाला क्षेत्र था उसको भी उतनी ही निर्दयतापूर्वक लूटता जैसे सोमनाथ मंदिर को लूटा था, जैसे सोमनाथ मंदिर को लूटा था, यदि उसको वहां से भी इतना धन प्राप्त होने की आशा होती। प्रमुख अभियान हेनरी इलियट के अनुसार महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। तो हेनरी इलियट महोदय के अनुसार यदि माने तो महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार 17 टाइम आक्रमण किया। खैबर दर्रा जिसे भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता था, खैबर दर्रा जिसे भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता था, सुबुक्तगीन ने जीता था। तो खैबर दर्रा को किसने जीता था? सुबुक्तगीन ने जीता था। इस दर्रे को पार कर महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया, और इसी दर्रे को पार करके महमूद गजनवी ने क्या किया था? भारत पर आक्रमण किया था। गजनवी का पहला आक्रमण 1001 ईस्वी में गजनवी का पहला आक्रमण 1001 ईस्वी में शाहियों पर हुआ। तो गजनवी का जो पहला आक्रमण था वो 1001 ईस्वी में शाहियों पर हुआ। यह राज्य चिनाब महमूद गजनवी के समय चिनाब नदी यह राज्य महमूद गजनवी के समय चिनाब नदी से लेकर हिंदू कुश पर्वत तक विस्तृत था। तो कहाँ से कहाँ तक था? तो गजनवी का जो आक्रमण हुआ था शाहियों पर, तो ये जो शाही राज्य था ये चिनाब नदी से लेकर के हिंदू कुश पर्वत तक विस्तृत था। काबुल, पंजाब आदि क्षेत्र इसमें समकालीन शासक सम्मिलित थे। तो काबुल, पंजाब आदि क्षेत्र के समकालीन शासक भी इसमें शामिल थे। 1010 ईस्वी में महमूद ने नगरकोट को लूटा, और 1010 ईस्वी में जो महमूद था उसने किसको जीता? तो उसने नगरकोट को लूटा। 1010 ईस्वी में महमूद ने नगरकोट को लूटा तथा 1010 ईस्वी में तलवाड़ी युद्ध में हिंदुओं के संघ को परास्त किया। तो जो तलवाड़ी का युद्ध हुआ था, तलवाड़ी युद्ध में हिंदुओं के संघ को परास्त किया था। 1014 ईस्वी में थानेश्वर के चक्र स्वामी मंदिर को लूटा, और महमूद गजनवी ने 1014 ईस्वी में थानेश्वर के चक्र स्वामी मंदिर को लूटा। 1015 ईस्वी में कश्मीर के लोहारिन दुर्ग जीतने का असफल प्रयास भी इसके द्वारा किया गया। तो 1015 ईस्वी में कश्मीर में लोहारिन दुर्ग जीतने का असफल प्रयास महमूद गजनवी के द्वारा किया गया। यह गजनवी की सेना की प्रथम पराजय थी, और जो लोहकोट दुर्ग जीतने का असफल प्रयास था ये क्या था? गजनवी की सेना की पहली पराजय थी, जिसका मुख्य कारण प्रतिकूल मौसम था। जिसका जो मेन क्या था, रीजन था, वो क्या था? प्रतिकूल मौसम था। इसके पश्चात उसने 1021 ईस्वी में भी कश्मीर को जीतने का असफल प्रयत्न किया। तो उसने क्या किया था? कश्मीर पर 2 बार आक्रमण 1015 ईस्वी और 1021 ईस्वी में किया, लेकिन दोनों बार उसका जो प्रयत्न था वो असफल रहा। 1019 ईस्वी में महमूद ने कालिंजर दुर्ग का घेरा डाला, और 1019 ईस्वी में जो महमूद था उसने क्या किया? कालिंजर दुर्ग का घेरा डाला। तो महमूद ने क्या किया? कालिंजर दुर्ग का घेरा डाला, क्योंकि यहाँ के शासक विद्याधर चंदेल, क्योंकि जो कालिंजर का शासक था विद्याधर चंदेल, इसे मुस्लिम लेखकों ने सर्वाधिक शक्तिशाली बताया था। तो 1019 ईस्वी में महमूद ने कालिंजर दुर्ग का घेरा डाला, कालिंजर दुर्ग को घेर लिया। क्यों घेरा डाला यहाँ पर? क्योंकि यहाँ का जो शासक विद्याधर चंदेल था इसे मुस्लिम लेखकों ने सबसे शक्तिशाली शासक बताया है। ने कन्नौज के नए शासक त्रिलोचन पाल एवं पंजाब के शाही शासक त्रिलोचन पाल के साथ मिलकर एक संघ का निर्माण किया। इस संघ का प्रमुख विद्याधर था। तो कन्नौज के जो नए शासक त्रिलोचन पाल और पंजाब के शाही शासक त्रिलोचन पाल दोनों ने क्या किया? मिल करके एक संघ का निर्माण किया था। और इस संघ का प्रमुख कौन था? तो इस संघ का प्रमुख विद्याधर था। तो विद्याधर क्या था? इस संघ का प्रमुख था, जो कि त्रिलोचन पाल और
पंजाब के शाही शासक त्रिलोचन पाल ने मिलकर के बनाया था। महमूद गजनवी ने ग्वालियर कालिंजर के दुर्ग का घेरा डाला। तो महमूद गजनवी ने ग्वालियर कालिंजर के दुर्ग का घेरा डाला, लेकिन निर्णायक शक्ति परीक्षण न हो सका। लेकिन जो निर्णायक शक्ति थी उसका परीक्षण नहीं हो सका। विद्याधर ही वह चंदेल शासक था जो महमूद से पराजित नहीं हुआ और दोनों के बीच संधि हो गई। तो विद्याधर ही क्या था, वह जो है तो चंदेल शासक था जो महमूद से पराजित नहीं हुआ और दोनों के बीच संधि हो गई। और दोनों के बीच क्या हो गया, ट्रीटी हो गई, संधि हो गई। इसी समय 1022 ईस्वी में पंजाब का गजनी साम्राज्य में विलय कर लिया। तो इसी टाइम पर क्या हुआ, 1022 ईस्वी में पंजाब का गजनी साम्राज्य में विलय कर लिया गया और अरियारुक पंजाब का सूबेदार नियुक्त हुआ। और जो अरियारुक था वो क्या हुआ, पंजाब का सूबेदार नियुक्त हुआ। 1025 ईस्वी में गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर महमूद का आक्रमण हुआ। और 1025 ईस्वी में क्या हुआ, गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर महमूद का आक्रमण हुआ। समकालीन चालुक्य शासक भीम प्रथम, और उस टाइम का जो क्या था, चालुक्य शासक था भीम प्रथम था, गजनवी के चले जाने से इस मंदिर का फिर से क्या किया था, पुनर्निर्माण करवाया था। तो 1025 ईस्वी में गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी का आक्रमण हुआ और उस टाइम का जो समकालीन चालुक्य शासक भीम प्रथम था उसी ने क्या किया था, गजनवी के चले जाने के बाद इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। तो भीम प्रथम के द्वारा इसका पुनर्निर्माण करवाया गया। 1027 ईस्वी में सिंध के जाटों को दंड देने वह दोबारा भारत आया, दूसरी बार भारत आया और 1030 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। तो 1027 ईस्वी में सिंध के जाटों को दंड देने हेतु वह फिर से भारत आया था, दोबारा भारत आया और 1030 ईस्वी में महमूद गजनवी की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो महमूद गजनवी के दरबार के निम्नलिखित महमूद गजनवी के दरबार के जो प्रमुख विद्वान थे वो कौन कौन से थे, तो उनमें अबू नस्र उतवी यही वह हमलावर दरबारी इतिहासकार था जिसने अपनी पुस्तक तारीख़ यामिनी या किताब यामिनी में 1000 ईस्वी में महमूद गजनवी के ज़्यादातर हमलों का उल्लेख किया है। तो याद रखेंगे, महमूद गजनवी के दरबार में जो विद्वान थे उनमें अबू नस्र उतवी था और इसी ने क्या किया था, इसी ने अपनी पुस्तक तारीख़ यामिनी या किताब यामिनी में 1000 ईस्वी से महमूद गजनवी के ज़्यादातर हमलों का उल्लेख किया है। ख्वाजा अहमद यह महमूद गजनवी का वजीर था। ख्वाजा अहमद कौन था, तो महमूद गजनवी का वजीर था। ख्वाजा अहमद ने महमूद की अनुपस्थिति में 18 वर्षों तक कुशलता से प्रशासनिक कार्यों का संचालन किया। तो ख्वाजा जो अहमद था उसने महमूद की अनुपस्थिति में 18 साल तक क्या किया था, 18 वर्षों तक कुशलता से प्रशासनिक कार्यों का संचालन किया। बाद में महमूद गजनवी ने अपने इस वजीर को एक भारतीय किले में कैद करा दिया था। तो बाद में ये जो क्या था, ख्वाजा अहमद था, इसको महमूद गजनवी ने क्या किया था, भारतीय किले में कैद करा दिया था। अबुल फजल बैहाकी अगले हैं अबुल फजल बैहाकी। तो तारीख़ सुबुक्तगीन का लेखक है अबुल फजल बैहाकी। क्या है, तारीख़ सुबुक्तगीन का लेखक है। इसको लेन पुल ने पूर्व का पेप्स कहा है और लेन पुल नामक इतिहासकार ने इसको पूर्व का पेप्स कहा है। किसको, अबू फजल बैहाकी को। तो अबुल फजल बैहाकी को लेन पुल नामक इतिहासकार ने पूर्व का पेप्सू कहा है, पूर्व का पेप्स कहा है। सल्तनत युगीन चित्रकला का सबसे प्रारंभिक उल्लेख बैहाकी द्वारा लिखित गजनवियों के इतिहास से मिलता है। तो जो सल्तनत कालीन क्या है, चित्रकला है, उसका सबसे प्रारंभिक जो उल्लेख है वो बैहाकी द्वारा लिखित गजनवियों के इतिहास से मिलता है। तो गजनवियों के इतिहास से क्या मिलता है, सल्तनत युगीन चित्रकला का सबसे प्रारंभिक उल्लेख मिलता है जो कि अबुल फजल बैहाकी की क्या है, पुस्तक है। फिरदौसी अगला जो विद्वान था वो फिरदौसी था। इस इतिहासकार ने फारसी में पद्य में 1000 छंदों वाली शाहनामा महमूद गजनवी के आदेश पर लिखी थी। तो शाहनामा की रचना फिरदौसी ने की थी और फारसी भाषा में की थी। इसमें 1000 पद्य छंद है। तो 1000 पद्य छंदों वाली रचना शाहनामा जिसको फिरदौसी ने लिखा था, महमूद गजनवी के आदेश पर लिखा था। किसके आदेश पर लिखा था, महमूद गजनवी के आदेश पर लिखा था। अलबरूनी राज्य ज्योतिषी था।
अल बरूनी कौन था? तो राज्य ज्योतिषी था। इसने गजनी के ब्राह्मण पंडितों से वाद विवाद किया था। इसने गजनी में ब्राह्मण पंडितों से क्या किया था? वाद विवाद किया था। मतलब अब जो है तो उनके उनके द्वारा क्या किया था? जो शास्त्रार्थ होता है उसमें इसने उनके प्रश्नों के उत्तर दिए थे। तो अल बरूनी राज्य ज्योतिषी था। इसने गजनी में ब्राह्मण पंडितों से वाद विवाद किया था। फराबी क्या था? दर्शन शास्त्र का विद्वान था। तो फराबी कौन था? ये भी महमूद गजनवी के दरबार में रहता था और ये क्या था? दर्शन शास्त्र का विद्वान था। किस किस भाषा का विद्वान था? तो दर्शन शास्त्र का विद्वान था। आगे देख लेते हैं दोस्तों। महमूद गजनवी के दरबारी कवि फारूकी ने महमूद द्वारा लाहौर में बनवाए गए निगार खाना चित्र भी दिखा। तो महमूद गजनवी का जो दरबारी कवि फारूकी था उसने क्या किया था? उसने महमूद द्वारा लाहौर में बनवाए गए निगार खाना चित्र वीथिका का उल्लेख किया है। तो महमूद गजनवी के दरबारी कवि फारूकी ने महमूद द्वारा लाहौर में बनवाए गए निगार खाना चित्र वीथिका का उल्लेख किया है। इसमें महमूद गजनवी का भी सभी या व्यक्ति चित्र है। तो इसमें क्या है? महमूद गजनवी का भी सभी व्यक्ति चित्र है। वह पहला सुल्तान था जिसने अपना रूप चित्र बनवाया था। तो महमूद गजनवी पहला सुल्तान था जिसने क्या किया था? अपना रूप चित्र बनवाया था। नवार नदी पर महमूद ने बाढ़े सुल्तान बांध तथा गजनी में एक विश्वविद्यालय, पुस्तकालय और अजायब घर बनवाया था। तो नवार नदी पर महमूद ने बाढ़े सुल्तान बांध बनवाया तथा गजनी में एक विश्वविद्यालय, पुस्तकालय और अजायब घर भी बनवाया था। मुस्लिम शासकों में सर्वप्रथम महमूद गजनवी ने ही भारतीय ढंग के सिक्के चलाए। तो महमूद गजनवी ने क्या किया था? मुस्लिम शासकों में सबसे पहले महमूद गजनवी ने ही क्या किया था? भारतीय ढंग के सिक्के चलाया था। इन सिक्कों को दिल्ली वाला सिक्का कहा गया जिनका वजन 56 ग्रेन था। तो 56 ग्रेन का दिल्ली का नामक सिक्के का चलन किसने करवाया था? तो महमूद गजनवी ने करवाया था, जो कि मुस्लिम शासकों का क्या था? पहला भारतीय ढंग का सिक्का था। आगे देख लेते हैं दोस्तों। अल बरूनी को देख लेते हैं। अल बरूनी का उपनाम था अबू रेहान और उपाधि इसको विद्यासागर की मिली थी। भारतीय ब्राह्मणों के द्वारा इसको विद्यासागर कहा गया। प्रथम मुस्लिम भारतविद था। प्रथम मुस्लिम था जो भारत के बारे में जानकारी देता है। विशेष अल बरूनी पहले मुसलमान थे जिन्होंने संस्कृत सीखा तथा गीता एवं पुराणों का अध्ययन किया। तो अल बरूनी क्या था? पहला मुसलमान था जिन्होंने क्या किया था? संस्कृत सीखा और गीता एवं पुराणों का अध्ययन किया। पुस्तक इसकी किताबुल रेहला या किताबुल हिंद या तहकीके हिंद या मिन मकाला इसके नाम है कि इसकी पुस्तक के। यह पुस्तक 11वीं शताब्दी का दर्पण कहलाता है। और ये जो पुस्तक है किताबुल रेहला या किताबुल हिंद, ये 11वीं शताब्दी का दर्पण कहलाता है। तो याद रखेंगे किताबुल रेहला, किताबुल हिंद या तहकीके हिंद या मिन मकाला, ये क्या है? अल बरूनी की पुस्तक है। इससे 11वीं शताब्दी के इतिहास का पता लगता है। ये पुस्तक 11वीं शताब्दी का दर्पण कहलाती है। 11वीं शताब्दी के इतिहास का दर्पण है ये। इवोल्का भारत प्रवास के बाद इस पुस्तक की रचना की। तो अल बरूनी ने इवोल्का नामक पुस्तक भी लिखी। और ये कब लिखी? तो भारत प्रवास के बाद इस पुस्तक की रचना अल बरूनी ने की थी। तो भारत से जाने के बाद इसको अल बरूनी ने लिखा था। अल बरूनी ने लगभग 113 कृतियों की रचना की थी। तो अल बरूनी ने लगभग 113 रचनाएं लिखी। किताबस सैयदना यह अल बरूनी द्वारा लिखित दवाओं की किताब है जिसका फारसी अनुवाद वक्र ने किया था। तो किताबस सैयदना अल बरूनी द्वारा लिखी गई दवाओं पर लिखी गई किताब है जिसका फारसी अनुवाद वक्र ने किया था। अनुवाद अरबी में लिखी किताबुल हिंद का अंग्रेजी अनुवाद 1888 ईस्वी में एडवर्ड सचाऊ ने, हिंदी में रजनीकांत शर्मा। तो अंग्रेजी अनुवाद अल बरूनी की किताबुल हिंद का अंग्रेजी अनुवाद एडवर्ड सचाऊ 1888 और हिंदी अनुवाद रजनीकांत शर्मा ने किया था। अल बरूनी
वंश के ख्वारिज्म शाह के राजनैतिक सलाहकार थे। तो अल-बरूनी कौन था? तो मामूनी वंश के ख्वारिज्म शाह के राजनैतिक सलाहकार थे। महमूद गजनवी ने जब ख्वारिज्म जीता तो यहीं से युद्धबंदी के रूप में अल-बरूनी को पाया। तो महमूद गजनवी ने जब ख्वारिज्म खिवी को जीता था तो यहीं से इसने क्या किया था? युद्धबंदी के रूप में अल-बरूनी को प्राप्त किया था। महमूद ने अल-बरूनी को राज ज्योतिष के पद पर नियुक्त किया, और जो अल-बरूनी था इसको महमूद ने क्या किया था? राज ज्योतिष के पद पर नियुक्त किया था। वह 1018-19 ईस्वी में महमूद के साथ भारत आया, और जो अल-बरूनी था ये 1018-19 ईस्वी में महमूद के साथ भारत आया था। अल-बरूनी भारत में 10 वर्ष रहा। अल-बरूनी भारत में 10 वर्ष रहे और 1030 ईस्वी के आसपास किताबुल हिंद की रचना की, और लगभग 1030 ईस्वी के आसपास इसने किताबुल हिंद की रचना की थी। अल-बरूनी दार्शनिक, गणितज्ञ, समाजशास्त्री, चिकित्सक एवं ज्योतिषी था। तो अल-बरूनी क्या था? दार्शनिक था, गणितज्ञ था, समाजशास्त्री था, चिकित्सक था, ज्योतिषी था। तो ये सभी जो है तो विषय वो जानता था। इन्होंने पतंजलि के योग सूत्र का अरबी भाषा में अनुवाद किया। तो अल-बरूनी ने ही पतंजलि के योग सूत्र का अरबी भाषा में अनुवाद किया। वे योग सूत्र को सूफी मत के समकक्ष मानते थे। तो अल-बरूनी क्या था? योग सूत्र को सूफी मत के समकक्ष मानता था। अल-बरूनी ने कपिल के सांख्य एवं ज्योतिष का भी अध्ययन किया। तो अल-बरूनी ने क्या किया था? महर्षि कपिल के सांख्य दर्शन एवं ज्योतिष का भी अध्ययन किया। अपनी पुस्तक में प्लेटो एवं अरस्तु का भी उल्लेख किया है। तो अल-बरूनी ने अपनी पुस्तकों में प्लेटो और अरस्तु का भी उल्लेख किया है। अल-बरूनी गीता से बहुत अधिक प्रभावित था। तो अल-बरूनी जो था वो क्या था? गीता से भी बहुत ज़्यादा प्रभावित था। किताबुल हिंद अल-बरूनी का भारत सर्वेक्षण। किताबुल हिंद का भारत सर्वेक्षण। किताबुल हिंद अल-बरूनी का भारत सर्वेक्षण। तो भारत में किताबुल हिंद जो अल-बरूनी ने लिखा तो उसमें क्या क्या लिखा है तो देख लेते हैं क्या है इसमें किताबुल हिंद में। तो इस पुस्तक में कुल 80 अध्याय हैं, जिसमें सर्वाधिक वर्णन खगोल शास्त्र का हुआ है। तो 80 अध्याय किताबुल हिंद में कितने अध्याय हैं, कितने चैप्टर हैं? तो 18 चैप्टर हैं, 80 अध्याय हैं, जिसमें सर्वाधिक वर्णन खगोल शास्त्र का हुआ है। तो इस पुस्तक में क्या है? सबसे ज्यादा जो वर्णन है वो किसका हुआ है? तो खगोल शास्त्र का हुआ है। स्टेनले लेनपुल ने किताबुल हिंद को टकराती तलवारों, जलते शहरों और लूटे जा रहे मंदिरों की दुनिया के बीच पूर्ण रूपेण निष्पक्ष अनुसंधान का जादुई द्वीप कहा है। तो स्टेनले लेनपोल इतिहासकार ने क्या कहा है कि किताबुल हिंद टकराती तलवारों, जलते शहरों और लूटे जा रहे मंदिरों की दुनिया के बीच पूर्ण रूपेण निष्पक्ष अनुसंधान का क्या है? जादुई द्वीप है। आगे देख लेते हैं। इसमें किताबुल हिंद में भारत के कई नगरों का विवरण देशांतर सहित दिया गया है। तो किताबुल हिंद में कई नगरों का जो विवरण है वो देशांतर सहित दिया गया है। लेकिन अल-बरूनी ने दक्षिण भारत के राज्यों के विषय में कुछ नहीं लिखा। लेकिन जो अल-बरूनी है वह दक्षिण भारत के विषय में कुछ नहीं लिखता और तत्कालीन राजनीतिक जीवन का बहुत कम उल्लेख करता है। और जो दक्षिण भारत के राज्य थे उनके तत्कालीन राजनीतिक जीवन का बहुत कम क्या करता है? उल्लेख करता है। सामाजिक स्थिति क्या बताता है दोस्तों? तो भारतीय समाज में चतुर्वर्ण वर्ण व्यवस्था बताते हैं। अल-बरूनी अपनी पुस्तक के माध्यम से बताते हैं कि भारतीय समाज में चतुर्वर्ण व्यवस्था थी। वे युग्मित वर्ण व्यवस्था का उल्लेख करते हैं, और जो अल-बरूनी हैं वो बताते हैं कि यहाँ पर युग्मित वर्ण व्यवस्था थी। उनके अनुसार ब्राह्मण एवं क्षत्रिय एक युग्म जोड़ा थे तथा वैश्य एवं शूद्र दूसरे युग्म थे। तो 4 वर्णों के नीचे अछूतों की श्रेणी 8 अंत्यज थे, जिन्हें अल्लम गल्लम कहा जाता था। तो अल्लम गल्लम क्या है? 4 वर्णों के नीचे जो अछूती जातियों की श्रेणियां थी तो वो 8 थी, जिनको अल्लम गल्लम कहा जाता था। सामाजिक विभेद इस समय चरम पर था, और जो सामाजिक विभेद था, सामाजिक भेदभाव था, वो क्या था? इस टाइम पर चरम सीमा पर था। ब्राह्मण को 4 पत्नी, क्षत्रिय को 3, वैश्य को 2 और शूद्र को 1 पत्नी रखने का अधिकार था। तो जो ब्राह्मण थे उस टाइम पर 4 पत्नियां रखा करते थे, क्षत्रिय 3, वैश्य 2 और शूद्र 1 पत्नी रखने का उनको अधिकार था। अल-बरूनी बताते हैं कि विवाह में तलाक नहीं था, और उस टाइम का जो विवाह हुआ करता था उसमें तलाक नाम का जो शब्द है वो नहीं हुआ करता था। विधवा पुनर्विवाह नहीं होता था, और विधवा पुनर्विवाह नहीं होता था।
अंतरजातीय विवाह केवल अंत्यजों में प्रचलित था। तो अंतरजातीय जो विवाह थे, जो अछूतों की श्रेणियां थी 8, उनमें क्या होता था, प्रचलित था। तो इस तरह की प्रथा थी, उन्होंने बताया। अब शिक्षा कैसी थी, तो उसके बारे में अलबरूनी के अनुसार इस समय विक्रमशिला, नालंदा, उदयपुर, इस समय क्या था, नालंदा, विक्रमशिला, उदयपुर एवं बनारस प्रमुख शिक्षा केंद्र थे। उनके अनुसार विज्ञान के हर एक शाखा के संबंध में हिंदुओं के पास अनेक ग्रंथ उपलब्ध हैं। तो उनके अनुसार क्या है, विज्ञान के हर एक शाखा के संबंध में हिंदुओं के पास अनेक ग्रंथ उपलब्ध हैं। बच्चे पाठशाला में खड़िया एवं स्लेट का प्रयोग करते थे। तो उस टाइम पर जो बच्चे थे वो विद्यालयों में क्या क्या करते थे, पाठशालाओं में खड़िया और स्लेट का प्रयोग करते थे। अलबरूनी के अनुसार उत्तर भारत में लोग पेड़ की छाल का उपयोग लिखने के लिए करते थे। तो जो पेड़ की छाल होती थी उसमें भी क्या करते थे, लोग लिखने के लिए उसका उपयोग करते थे। जबकि दक्षिण भारत में ताड़ के पत्रों पर लिखा जाता था। लेकिन जो दक्षिण भारत था वहां पर जो ताड़ का पत्र होता था, ताड़ का जो पत्ता होता था, उस पर लिखा जाता था। इस समय साहित्य के मूल विषय कुट्टनी मत्रम, मध्यस्थ के विचार और समय मत्रक वेश्या की आत्मकथा थी। तो इस समय साहित्य के जो मूल विषय थे वो कुट्टनी मतम, मध्यस्थ के विचार और समय मत्रक वेश्या की आत्मकथा थे। कश्मीर के राजा के एक मंत्री दामोदर गुप्त ने कुट्टनी मतम तथा क्षेमेंद्र 990 1065 ईस्वी ने समय मत्रक नामक पुस्तकें लिखी हैं। तो जो कश्मीर के राजा के एक मंत्री थे दामोदर गुप्त, उन्होंने क्या किया था, कुट्टनी मतम तथा क्षेमेंद्र ने समय मत्रक नामक पुस्तक की रचना की थी। धर्म कैसा था, तो अलबरूनी ने दो प्रमुख त्योहार रामनवमी एवं शिवरात्रि बताते हैं। अलबरूनी दो प्रमुख त्योहारों के बारे में बताता है कि रामनवमी और शिवरात्रि यहाँ मनाई जाती थी उस टाइम पर। इसके अनुसार धर्म में भी विभेदीकरण था। तो उसके अनुसार क्या है, धर्म में भी विभेदीकरण था, क्योंकि शिक्षित लोग एकेश्वरवादी थे, वहीं अशिक्षित आम जन बहुदेववादी थे। तो जो शिक्षित थे वो क्या थे, एकेश्वरवादी थे, एक ईश्वर में विश्वास करते थे। जबकि जो अशिक्षित था, आम जन था, वो बहुदेववादी था, बहुत सारे देवी देवताओं को मानते थे। वे वैष्णव संप्रदाय को सर्वाधिक लोकप्रिय धर्म बताते हैं। तो अलबरूनी क्या कहते हैं कि उस टाइम पर जो वैष्णव संप्रदाय था वो क्या था, सबसे लोकप्रिय धर्म था। वैश्य एवं शूद्र को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं था। और उस टाइम पर क्या था, जो वैश्य और शूद्र वर्ण होता था उसको वेद पढ़ने का अधिकार नहीं होता था। अब देख लेते हैं दोस्तों, स्थापत्य कला क्या कैसी थी। तो अलबरूनी एवं उत्बी के विवरण से ज्ञात होता है कि कन्नौज अत्यंत विस्तृत एवं भव्य था। तो कन्नौज जो शहर था वो अत्यंत विस्तृत था, बहुत बड़ा था और उतना ही भव्य था। आर्थिक स्थिति कैसी थी, तो इस समय जो आर्थिक स्थिति थी वो उन्नत अवस्था में थी। मंदिरों में संपत्ति का संकेंद्रण था, और मंदिरों में क्या होता था, संपत्ति रखी रहती थी। यही इस समय का एक प्रकार का बैंक था। यही इस समय का एक प्रकार का बैंक था। यही कारण है कि आक्रमणकारियों का पहला निशाना मंदिर ही होती थी। तो आक्रमणकारी थे, उनका पहला निशाना क्या होते थे, मंदिर ही होते थे। समाज में सूदखोरी वर्जित थी और केवल शूद्रों को ही इसकी इजाजत थी। तो समाज में सूदखोरी वर्जित थी और केवल शूद्रों को ही इसकी इजाजत थी। और बहुत राजनीतिक स्थिति के रूप में यदि देखें तो अलबरूनी ने राजनीतिक स्थिति का नाम मात्र का उल्लेख किया है। इस समय भारत छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था तथा राज्य की कमजोरी दूसरे राज्यों की शक्ति का साधन थी। और जो राज्य की कमजोरी थी वो एक राज्य की जो कमजोरी थी वो दूसरे राज्य की शक्ति का साधन थी। वस्तुतः अलबरूनी का सर्वेक्षण एक खंडित भारत के खंडित समाज की खंडित तस्वीर ही प्रस्तुत करता है। तो जो अलबरूनी का सर्वेक्षण है वो एक खंडित भारत के खंडित समाज की खंडित तस्वीर ही प्रस्तुत करता है। यह राजनीति, समाज, धर्म, यहाँ तक कि प्रसूति के आधार पर विभेद को भी उजागर करता है। ऐसे में अगर तुर्क आक्रमणों के सामने भारतीय राजा एक एक कर हारते चले गए तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो ऐसे में अगर क्या है, जो तुर्क आक्रमण थे उनके सामने जो भारतीय राजा एक एक करके हारते चले गए, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि एक खंडित समाज खंडित राजनीति ही दे सकता है। तो जो खंडित समाज है वो क्या करेगा, खंडित राजनीति ही देगा। तो इस कारण से इसको जो है तो भारतीय राजा जो थे जो हारते चले गए तो इसको कोई आश्चर्य नहीं माना जाना चाहिए। इस तरह से दोस्तों
अध्याय 3 यहीं से समाप्त होता है। और दोस्तों अध्याय 4 में हम लोग बातचीत करेंगे मोहम्मद गौरी के काल की, 1173-1206 ईस्वी की। तो दोस्तों आज के लिए यहीं तक रखते हैं और आगे की बात हम लोग करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तो दोस्तों अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।